हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपका स्वागत है माया की आरएएस एंड आईएएस क्लासेस में। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास नंबर 2, जिसमें फर्स्ट क्लास में हमने भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 50 तक कवर किया था। तो उससे आगे का हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो हमने देखा कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें हमने देखा 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं भारत में। सर्वप्रथम किसकी स्थापना की गई थी? जिम कॉर्बेट की। कब की गई थी? 1936 में। इसके अंतर्गत कौन सा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? तो राष्ट्रीय उद्यान के अधिनियम के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित हुआ। फिर हमने देखा कि भारत के अंदर इसका कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 1.35% था। फिर हमने देखा कि सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में है, कौन से राज्य में है। तो वो हमने देखा कि मध्य प्रदेश राज्य में है, जिसकी संख्या 11 है। फिर हमने देखा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वो हमने देखा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो लद्दाख के अंदर पड़ता है और जिसका लगभग एरिया है वो 4,400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद हमने देखा कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान था, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर पड़ता था। उसके बाद में हमने देखा कि सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। रायमोना देहिंग पटकाई के अंदर, असम के अंदर ही है, हाल ही बनाया गया है। तो अब हम आगे के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वो शुरू करने जा रहे हैं। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कुनो राष्ट्रीय उद्यान से। कुनो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश के श्योपुर और मुरैना जिलों के बीच में स्थित है और यह एक भारत का एक बेहद ही चर्चित व महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। इसलिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह राष्ट्रीय उद्यान है ना, वो प्रोजेक्ट चीता के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ। इसके तहत भारत में विलुप्त हो चुके चीतों को पुनः बसाने के लिए लाया गया था कि जो चीते भारत में विलुप्त हो चुके हैं, जो प्रजाति भारत में विलुप्त हो चुकी हैं, उन चीतों को पुनः बसाने के लिए प्रोजेक्ट चीता चलाया गया था, जो कुनो राष्ट्रीय उद्यान के माध्यम से चलाया गया था। तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। श्योपुर नामीबिया व अफ्रीका से चीता पुनर्वास। श्योपुर नामीबिया व अफ्रीका से यहाँ पे चीते लाए गए और पुनः बसाने का निर्णय लिया गया था। उसके बाद हम देखते हैं चंदौली प्रोजेक्ट चीता। अब ये प्रोजेक्ट चीता बहुत इम्पोर्टेंट है, तो एक बार देख लेते हैं थोड़ा। 17 सितंबर 2022 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामिया से लाए गए 8 चीतों को कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि 1952 के अंदर ना भारत को बिल्कुल चीता मुक्त विलुप्त मतलब चीता विलुप्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया था कि भारत के अंदर एक भी चीता नहीं है। तो उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, 17 सितंबर 2022 को जो नामिया से चीते लाए गए थे 8, वो कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ दिए। इसके बाद फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते और लाए गए और कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। वनस्पति देखें ना यहाँ की हम, तो शुष्क पर्णवाती वन है वो कुनो राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, जिसमें कथई, खेर और सालायर जैसे पेड़ पाए जाते हैं। चीतों के अलावा भी यहाँ पे कुछ प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे तेंदुए हैं, चीतल है, सांबर है, नीलगाय है, चौसिंगा है, चिकारा है, लंगूर है। ये भारी संख्या में पाए जाते हैं, लेकिन चीते हैं वो यहाँ पे पुनर्वास करके बसाए गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं चंदौली। चंदौली है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। सांगली व सतारा सह्याद्री टाइगर रिजर्व। तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के सांगली, सतारा, कोल्हापुर और रत्नागिरी जिलों के संगम पर स्थित एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। सांगली, सतारा इन सब के बीच में क्या है? सतारा, कोल्हापुर, रत्नागिरी जिलों के संगम पर है ये। यह उद्यान पश्चिमी घाट विश्व धरोहर स्थल
का एक हिस्सा है। पश्चिमी घाट विश्व धरोहर स्थल का एक हिस्सा है और जैव विविधता के लिए समृद्ध है। इसकी स्थापना है वह 1985 में की गई थी। पहले 1985 में यह अभ्यारण्य था और 2004 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें ना, तो इसका क्षेत्रफल लगभग 317.67 वर्ग किलोमीटर में फैला है ये। और चंदोली नदी, वारणा नदी व चंदोली बांध के पास में स्थित है, इसीलिए इसे चंदोली अभ्यारण्य कहा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। अगर हम देखें कि संरक्षित दर्जा या फिर जो सह्याद्री टाइगर रिजर्व है ना, उसका दक्षिणी हिस्सा है ये सह्याद्री टाइगर रिजर्व, यहाँ पे मिलता है। अगर हम देखें कि इस राष्ट्रीय उद्यान के भीतर परबलगढ़ व भवानीगढ़ 2 किले हैं। जो चंदोली राष्ट्रीय उद्यान है, इसके अंदर परबलगढ़ व भवानीगढ़ जैसे ऐतिहासिक किले पाए जाते हैं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य के समय के हैं। और यहाँ पे सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। मुख्य आकर्षक का केंद्र कौन है यहाँ पे? बंगाल टाइगर जो भारतीय तेंदुआ है वो है, स्थोल बियर है, गैर जो भारतीय बाइसंस होते हैं, और सांबर, ये सब यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में भी एक चंदौली जिला है जो वाराणसी के पास स्थित है। ठीक है, तो चंदौली कहाँ है? महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में भी है एक चंदौली, लेकिन वो जिला है। ठीक है, और ये क्या है? ये राष्ट्रीय उद्यान है। तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में। सांगली, सतारा, इन जिलों की सीमा पे ये पड़ता है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। परबलगढ़ व भवानीगढ़ जैसे ऐतिहासिक किले जो है वो इस क्षेत्र में स्थित है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य के समय के हैं। उसके बाद हम देखते हैं गूंगामल। अब ये गूंगामल जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। गूंगामल राष्ट्रीय उद्यान है वो महाराष्ट्र के अमरावती जिले में स्थित एक बेहद ही प्रसिद्ध और सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान भारत की जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है ना, उसमें स्थित है और मेलघाट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। ये मेलघाट टाइगर रिजर्व है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंदर, उसी का हिस्सा है ये गूंगामल टाइगर जो राष्ट्रीय उद्यान है। ये महाराष्ट्र में पड़ता है, अमरावती जिले में स्थित है और मेलघाट क्षेत्र यानी मेलघाट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। वैसे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भी यहाँ पे स्थित है, उसी के अंदर स्थित है ये। उसके बाद हम देखते हैं नवेगांव। नवेगांव कहाँ है? जो ये नवेगांव टाइगर रिजर्व है ना, ये महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में स्थित है। कहाँ पे है? नवेगांव, महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में। और यह पक्षियों की विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ पे खूबसूरत झीलें हैं, घने जंगल है, जैव विविधता, बहुत प्रकार की जैव विविधता नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। और इसकी स्थापना अगर हम देखें तो 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। और इस यहाँ का मुख्य जल स्रोत क्या है पता है? नवेगांव बांध। वह नवेगांव जो नागझीरा टाइगर रिजर्व है ना, उसका हिस्सा है ये। नवेगांव जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। ठीक है, तो गोंदिया जिले में पड़ता है। पक्षियों की, बहुत प्रकार के पक्षियों की यहाँ पे विविधता देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं पेंच। जो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये वैसे तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों की सीमाओं पर फैला हुआ है, लेकिन अगर मोस्टली इसका नाम पूछे तो महाराष्ट्र में आता है। ठीक है, यह उद्यान दुनिया भर में रुडयार्ड किपलिंग थे कि विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द जंगल बुक और उसके किरदार मोगली की कर्मभूमि के रूप में जाना जाता है। पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है वो जो रुडयार्ड किपलिंग है, उनकी पुस्तक है द जंगल बुक,
उसके किरदार में जो मोगली है ना, उसकी कर्म भूमि के रूप में जाना जाता है ये। ठीक है, कहाँ है? महाराष्ट्र में, नागपुर जिला महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं संजय गांधी या बोरीवली। संजय गांधी या बोरीवली, संजय गांधी या बोरीवली है वो बोरीवली मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। पहले इसका नाम बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान था, लेकिन बाद में 1981 में इसका नाम बदलकर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किया गया है। अगर हम इसका मुख्य आकर्षक देखें ना, तो कान्हेरी गुफाएं और बाघ और शेर की सफारी के लिए जाना जाता है। बताया जाता है कि यहाँ पे कान्हेरी की गुफाएं स्थित है, जिसमें उद्यान के परिसर में लगभग 2000 साल पुरानी 109 बौद्ध गुफाएं स्थित हैं, जो बेसाल्ट चट्टानों को काट के बनाई गई हैं। कान्हेरी गुफा मिली है यहाँ पे 109 बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं, 2000 साल पुरानी, जो बेसाल्ट चट्टानों को काट के बनाई गई हैं। ठीक है, तो इसीलिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है ये कान्हेरी की गुफाएं। 109 है जो बुद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद हम देखते हैं ताडोबा। ताडोबा है ना, वो महाराष्ट्र में पड़ता है। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले स्थित एक बेहद प्रसिद्ध और राज्य का सबसे पुराना बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसे ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, और यह भारत में रॉयल बंगाल टाइगर को देखने के लिए प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि ताडोबा नाम है वो वहाँ के स्थानीय गौड़ जनजाति द्वारा पूजे जाने वाले देवता दत्तारू के नाम पर पड़ा, जबकि अंधारी का नाम अंधारी नदी के नाम पर रखा गया है। अंधारी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? अंधारी नदी के नाम पर। बताया जाता है कि जो माया नाम की बाघिन थी प्रसिद्ध, वो इसी जंगल का मुख्य आकर्षक रही है। बाघों की उच्च आबादी, यहाँ बाघों की संख्या बहुत अधिक है, जिसके कारण यहाँ जंगल सफारी के दौरान बाघ देखने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। माया नाम की जो बाघिन है ना, वो इसी जंगल का मुख्य आकर्षक रही है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ जो है ना, वो मणिपुर में पड़ता है। केबुल लामजाओ है वो मणिपुर के विष्णुपुर जिले में स्थित दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसे देखने पे ऐसा लगता है कि जिससे तैर रहा है, जैसे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। यह उद्यान पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, तो केबुल लामजाओ है वो जो लोकटक झील है उसका एक अभिन्न अंग है। ठीक है, यहाँ पे हमें संघाई हिरण देखने को मिलता है। केबुल लामजाओ के अंदर कौन देखने को मिलता है? संघाई हिरण, और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ये। यहाँ पे संघाई हिरण पाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं बल्फक्रम। जो ये बाल्फक्रम जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये मेघालय के अंदर पड़ता है। बताया जाता है कि मेघालय के दक्षिण गारो हिल्स जिले में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत और रहस्यमय राष्ट्रीय उद्यान है। इसे अक्सर आत्माओं की भूमि कहा जाता है। गारो जनजातियां है ना, वो इसे पवित्र स्थान मानती हैं। जो बल्फक्रम राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसे जो गारो वहाँ की जनजाति है वो इसे बहुत ही पवित्र स्थान मानती है। गारो हिल्स यानी गारो पहाड़ियों के बीच में स्थित है। आत्माओं की भूमि इसे कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। दक्षिणी गारो हिल्स जिला मेघालय के अंदर पड़ता है। इसकी स्थापना है वो 1987 के अंदर हुई थी। इसकी ऊंचाई देखें ना हम, लगभग समुद्र से लगभग 3000 फीट ऊपर है ये। बाल्फक्रम का अर्थ क्या होता है? सतत हवा का स्थान। क्या होता है? सतत हवा का स्थान। उसके बाद हम देखते हैं नोकरेक। नोकरेक है ना, वो मेघालय के अंदर पड़ता है। अगर हम इसकी स्थापना देखें तो 1986 में की गई थी। नोकरेक की स्थापना कब की गई थी? 1986 में।
नोकरेक है वो मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स जिले में पड़ता है और बहुत ही सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान है वो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और अपनी जैव विविधता और यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त के बाद में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया है। तो नोकरेक है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कब किया गया था इसे शामिल? 2009 में। 2009 में यूनेस्को ने इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था। ठीक है, उसके बाद हम देखें साइट्स इंडिका। तो नोकरेक को संतरे की सबसे प्राचीन और जंगली प्रजाति साइट्स इंडिका मेघनिमांग की जननी माना जाता है। इस प्रजाति को सुरक्षित करने के लिए पहला नेशनल सिट्रजीन अभ्यारण्य स्थापित किया गया था। यहाँ पे लाल पांडा, यह उद्यान विलुप्त प्राय रेड पांडा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास स्थल रहा है। लाल पांडा या रेड पांडा था ना, उसका प्राकृतिक आवास स्थान रहा है ये नोकरेक। यहाँ पे एशियाई हाथी देखने को मिलते हैं। ढोल यानी जंगली कुत्ता भी यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं मुरलेन। मुरलेन कहाँ है? मिजोरम में है मुरलेन। मुरलेन है वो मिजोरम में पड़ता है। मिजोरम के चम्फाई जिले के अंदर जो है वो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिलता है। अगर हम देखें कि यह किसके लिए जाना जाता है, तो अति घने वन जंगलों के लिए जाना जाता है। ये इसके अक्सर इसके मतलब घने जंगलों के कारण इसे अमेजन ऑफ मिजोरम या लोसिंग जंगल भी कहा जाता है। यहाँ पे इतने ज़्यादा अधिक जंगल है जिसके कारण इसे अमेजन ऑफ मिजोरम या लोसिंग जंगल भी कहा जाता है। मतलब इतना ज़्यादा जंगल है यहाँ पे। कहाँ? मुरलेन के अंदर। कहाँ है? चम्फाई जिला मिजोरम के अंदर पड़ता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1991 के अंदर। ठीक है, जहाँ सूरज की रोशनी भी जमीन पर न पड़े या मुश्किल से पहुंचे, अत्यधिक घना जंगल। ये किसके बारे में कहा गया है? मुरलेन के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे सूरज की रोशनी है ना, वो भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। इतना घना जंगल है यहाँ पे मुरलेन में। जो फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान है ना, फावंगपुई या ब्लू माउंटेन। फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को पहले ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क कहा जाता था। यह मिजोरम के लांगतलाई जिले में स्थित है, जो बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। यह उद्यान मिजोरम की सबसे ऊंची पर्वत चोटी फावंगपुई में स्थित है, इसीलिए इसका नाम फावंगपुई पड़ा है, क्योंकि है उस चोटी पर स्थित है। और जो ये फावंगपुई है ना, इसे वहाँ की जो जनजाति है वो बहुत ही पवित्र मानती है, देवताओं की भूमि मानती है। बताया जाता है कि इसका लोक कथाओं में देवताओं का निवास स्थान बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पे थरांगा मतलब उद्यान के भीतर स्थित एक बहुत गहरी घाटी है जो अपनी सीधी खड़ी ढलानों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे एक दुर्लभ पक्षी पाया जाता है फावंगपुई या ब्लू माउंटेन में। यह उद्यान पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियों का घर है। यहाँ मिजोरम का राज्य पक्षी मिसेज होयुम्स फिजेंट और अत्यंत दुर्लभ ब्लाइट्स ट्रेगोपेन पाया जाता है। ये क्या है यहाँ पे? ब्लाइट्स ट्रेगोपेन। कहाँ? फांगपुई या ब्लू माउंटेन में। पहले इसे ब्लू माउंटेन बोला जाता था, अब इसे फांगपुई बोला जाता है। और यह नाम जो है वो उस पहाड़ी के कारण पड़ा है, क्योंकि यह सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है जिसका नाम फांगपुई है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इटकी। क्या है इटकी? इटकी का नाम क्या है? रियल नाम है नटांगी राष्ट्रीय उद्यान। ये नाम है नटांगी राष्ट्रीय उद्यान, जो नागालैंड में पड़ता है।
यह जो है ना नागालैंड के पेरेन जिला राज्य में स्थित है। नागालैंड के पेरेन में स्थित राज्य का एक महत्वपूर्ण व सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना देखें तो 1923 में की गई थी। आरक्षित वन था ये 1923 तक। 1975 में इसे अभयारण्य का दर्जा मिला और 1993 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। ठीक है, तो नटांकी राष्ट्रीय उद्यान है वो नागालैंड में है, पेरेन जिला पड़ता है। हुलोक गिब्बन क्या है? हुलोक गिब्बन। यह उद्यान भारत के एकमात्र कपी हुलोक गिब्बन का एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास स्थल है। जो हुलोक गिब्बन जो ये नटांग की राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये पेरेन जिला नागालैंड में पड़ता है। और हुकोंग गिब्बन यानी यह भारत के एकमात्र कपी हुकोंग गिब्बन का प्राकृतिक आवास स्थल बताया गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं भितरकनिका जो उड़ीसा में पड़ता है। भितरकनिका कहाँ है? उड़ीसा। ये भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये उड़ीसा में पड़ता है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है वो उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध और अनोखा राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव यानी सदाबहार वन, तटीय वन, पारिस्थितिकी तंत्र और अपने खारे पानी के मगरमच्छों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? संक्रामिका क्षेत्र में। जैसे यहाँ पे एक था साइड में समुद्र है, इस साइड में स्थलीय भाग है, तो जो ये बीच का पॉइंट है ना जहाँ पे स्थान मिल रहा है दोनों का, यहीं पे पाए जाएंगे मैंग्रोव वन। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मुकुंदरा हिल्स नहीं सिमलीपाल। उसके बाद हम देखते हैं सिमलीपाल। जो ये सिमलीपाल है ना, ये उड़ीसा में पड़ता है। सिमलीपाल का स्थान है मयूरभंज जिला, उड़ीसा। इसकी स्थापना की बात करें हम तो 1789 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, तब यह अभ्यारण्य था। फिर 1980 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 845.70 वर्ग किलोमीटर कोर एरिया अपने अंदर समेटता है ये। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका नामकरण ऐसे कैसे हो गया सिमलीपाल। तो यहाँ पे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले जो सेमल के पेड़ है ना, उसी के कारण इसका नाम पड़ा सिमलीपाल। और इसे यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया है। 2009 में इसको यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। 2009 में सिमलीपाल को बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया। और यहाँ की बात करें ना तो काले बाघ यहाँ पे प्रसिद्ध है। सिमलीपाल दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ मेलानिस्टिक मतलब काले बाघ प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इनमें जेनेटिक म्यूटेशन के कारण काली धारियाँ बहुत चौड़ी और घनी होती हैं। जो बाघ यहाँ पे पाए जाते हैं ना, उनमें जेनेटिक म्यूटेशन के कारण ना काली धारियाँ बहुत चौड़ी होती हैं और घनी पाई जाती हैं। अगर हम देखें कि यहाँ का प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है, तो बारेही पानी जलप्रपात है वो यहाँ का प्रसिद्ध जलप्रपात है और भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है, जिसकी लगभग ऊंचाई 399 मीटर है। यहाँ पे पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, सिमलीपाल में हाथी और बाघों के लिए भी प्रसिद्ध है ये। बाघों के अंदर काली धारियों के कारण जाना जाता है। फिर आता है मुकंदरा हिल्स। मुकंदरा हिल्स या दर्रा कहाँ है? राजस्थान में। कोटा बूंदी झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ की सीमा के क्षेत्र को घेरता है। ये राजस्थान में फैला है, हाड़ौती के क्षेत्र में मुकंदरा हिल्स या दर्रा। ठीक है, जिसे दर्रा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। राजस्थान के कोटा बूंदी झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ जिलों के बीच में फैला है ये। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान को 2 समांतर पहाड़ियां घेरती हैं, मुकंदरा और घाघरोला। अगर हम देखें स्थान तो हाड़ौती क्षेत्र है मुख्य।
अगर हम इसकी स्थापना देखें तो 1955 में ये अभयारण्य था, फिर 2004 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और 2013 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया मुकुंदरा हिल्स को। इसमें अगर हम शामिल अभयारण्य देखें तो दर्रा, जवाहर सागर और चंबल वन्य जीव अभयारण्य का हिस्सा है ये। टाइगर रिजर्व रणथंभौर और सरिस्का के बाद राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व है ये। पहला रणथंभौर है, दूसरा सरिस्का है, तीसरा राजस्थान का टाइगर रिजर्व है ये मुकुंदरा हिल्स। अगर हम देखें कि मुकुंदरा हिल्स से कौन सी नदियां जो है वो बहती हैं, तो चंबल, काली सिंध, आहू और रमजान नदी यहाँ से होकर बहती है। कौन कौन सी? चंबल, काली सिंध, आहू और रमजान। दर्रा का शाब्दिक अर्थ क्या है? पास या रास्ता होता है। दर्रा का शाब्दिक अर्थ है पास या रास्ता। प्राचीन समय में मराठों या राजपूतों और अंग्रेजों के युद्धों के समय यह एक रणनीतिक दर्रा हुआ करता था। ठीक है। उद्यान परिसर में हाड़ा शासक राव मुकुंद सिंह द्वारा निर्मित अबली मिणी का महल स्थित है। यहाँ पे जो मुकुंदरा हिल्स या दर्रा है ना, यहाँ पे जब परिसर में हाड़ा शासक राव मुकुंद सिंह द्वारा निर्मित अबली मिणी का महल स्थित है मुकुंदरा हिल्स के अंदर। यह एक ऐतिहासिक गागरोन किला और गागरोनी तोते के लिए विशेषता है। यह जो है वो ऐतिहासिक महत्व के लिए पूछे हम तो यहाँ पे गागरोन किला पाया जाता है और गागरोनी तोते जो हीरामन तोता भी जिसको हम बोलते हैं के लिए जाना जाता है। अगर हम यहाँ की वनस्पति देखें तो यहाँ मुख्य रूप से शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। धोक, खेर, नीम और महुआ जैसे पेड़ प्रचुर मात्रा में मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है। अगर हम देखें तो मुकुंदरा हिल्स में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, तो बंगाल टाइगर है, भारतीय तेंदुआ है, स्थोल बियर यानी भालू है, चीतल है, सांबर है, नीलगाय है और चिंकारा है। ये सब देखने को मिलता है इसमें। चंबल नदी के हिस्से में घड़ियाल, मगरमच्छ और गंगा नदी डॉल्फिन भी यहाँ पे पाई जाती हैं मुकुंदरा हिल्स में। उसके बाद हम देखते हैं मरुस्थलीय डेजर्ट। मरुस्थलीय डेजर्ट है ना वो राजस्थान के अंदर जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के बीच में फैला हुआ है। ठीक है। जैसलमेर बाड़मेर के अंदर देखिए मरुस्थलीय डेजर्ट है वो जैसलमेर बाड़मेर के बीच में राजस्थान में फैला हुआ है। अगर हम इस उद्यान की बात करें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या गोडावन यहाँ पे पाया जाता है। यह उद्यान अत्यधिक संकटग्रस्त और राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावन के का अंतिम प्रमुख सुरक्षित प्राकृतिक आवास स्थल है। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या गोडावन प्रजाति के लिए मरुस्थलीय डेजर्ट है वो एक प्राकृतिक आवास स्थल है उसका। यह संकटग्रस्त प्रजाति के अंदर गोडावन का नाम आया था। गोडावन को बचाने के लिए यहाँ विशेष संरक्षण और प्रजनन केंद्र चलाए जाते हैं। आक्कलवुड फॉसिल पार्क, इस उद्यान परिसर के भीतर आक्कल गांव के पास लगभग 18 करोड़ साल पुराने जुरासिक काल के लकड़ी और पेड़ पौधे के जीवाश्म मौजूद हैं आज भी। रेत और टीले और स्थलाकृति, उद्यान का लगभग 20% भाग स्थायी और अस्थायी रेत के टीलों से ढका हुआ है, जबकि बाकी हिस्सा पथरीलों, मैदानों और झाड़ियों वाला है। अगर हम वनस्पति देखें ना तो यहाँ पे मुख्य रूप से खेजड़ी, केर, बेर, सेवण घास यही सब पाया जाता है। और अगर हम जीव की बात करें तो यहाँ पे मरु बिल्ली है, मरुस्थलीय लोमड़ी है, चिंकारा है जिसे भारतीय गंजेल कहते हैं, सांबर है, मॉनिटर लिजार्ड है, मॉनिटर लिजार्ड, रसेल वाइपर सांप है। रसेल वाइपर सांप भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। बताया जाता है कि सर्दियों में यहाँ बाज, चील और गिद्धों की प्रजातियां भी आती हैं। मरुस्थलीय डेजर्ट के अंदर सर्दियों के अंदर बाज, चील, गिद्ध भी यहाँ पे आते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये भरतपुर राजस्थान में पड़ता है। साइबेरियन सार्स के लिए जाना जाता है। इसका स्थान देखें हम तो भरतपुर राजस्थान में है। अगर हम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की बात करें तो 1956 में इसको अभयारण्य का दर्जा दिया गया और 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।
अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 29 वर्ग किलोमीटर में फैला है। मानव निर्मित और मानव प्रतिबंध आर्द्र भूमि है ये, मतलब मानव के द्वारा निर्मित है केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य। इसे 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था और 1981 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। रामसर स्थल कब? 1981 में। विश्व धरोहर का दर्जा कब दिया गया? 1985 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका नाम किसके कारण पड़ा, तो केवलादेव भगवान शिव के नाम पर इसका नामकरण जो है वो पड़ा था। घना का अर्थ होता है घना जंगल। साइबेरियन क्रेन, यह उद्यान साइबेरियन से आने वाले अत्यधिक दुर्लभ साइबेरियन क्रेन का भारत में मुख्य शीतकालीन आवास हुआ करता था। हालांकि अब उसकी आवक लगभग न के बराबर है, मतलब अब लगभग बंद हो चुकी है। यह एकमात्र ऐसा है जो मानव के द्वारा निर्मित है। यह कोई प्राकृतिक दलदल नहीं है, बल्कि इसे 1900 लगभग इसे 1850 के दशक में भरतपुर के महाराजा सूरजमल द्वारा बाढ़ से शहर को बचाने के लिए बनाया गया था। जो ये केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य है ना, ये प्राकृतिक नहीं है, मानव द्वारा निर्मित है। 1850 के दशक में क्या किया कि भरतपुर के शासक थे महाराजा सूरजमल। उन्होंने अपने शहर को बाढ़ से बचाने के लिए इसका निर्माण कराया। इसमें पानी अनजान बांध व बाणगंगा और गंभीरी नदियों से लाया जाता है। डॉक्टर सलीम अली का संबंध भी है इससे। बताया जाता है कि भारत के महान पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली ने इसे राष्ट्रीय उद्यान के निर्माण और संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसके बाद हम देखते हैं रणथंभौर। रणथंभौर है वो सवाई माधोपुर के रणथंभौर जिले के अंदर पड़ता है। सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर के अंदर पड़ता है, राजस्थान में। ठीक है।